अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स जो हैं जो मुझे आते रहते हैं और मैं उनके जवाब भी देती रहती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स के जवाब जैसे कि होता है कि मुझे थोड़ा सा तफसील में देने होते हैं, तो उसके लिए फिर मैं वेट करती हूँ और मैं फिर इसके लिए वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज भी इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, जो कि आप लोगों के जहनों में चलते हैं फूड पांडा पे काम करने के हवाले से। आप में से जो लोग भी आना चाहते हैं, फूड पांडा पे काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो मुझसे लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि आप मंथली कितना कमाती हैं या आपकी तनख्वाह कितनी है। अभी एक कल की वीडियो पे भी कमेंट था कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो देखें, इसमें तनख्वाह वगैरह नहीं होती है, कुछ भी सैलरी नहीं है। इसमें जो है वो आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो बनते हैं। अब जैसा आपका काम होगा, जिस तरह के आप ऑर्डर्स देंगे, जितनी आप अर्निंग करेंगे, उस हिसाब से फिर फूड पांडा जो है अपना कमीशन काट के आपको पैसे पे करता है। तो इसमें ये है कि जिनका बहुत अच्छा काम है वो वीकली भी 20-20, 25-25 हज़ार कमा रहे होते हैं, और जिनका हमारे जैसा काम है, जैसे मेरा काम है, अभी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते हैं मेरे। मतलब कि अगर मैं आपको रफली अगर बताऊं तो वीकली 12-14 हज़ार रुपया आप कमा लेते हैं कम से कम। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कितने आए हैं, आपके ऑर्डर्स की तादाद क्या है, उनकी प्राइस क्या है, यानी जो आप डेली सेल कर रहे हैं वो कितनी सेल आपको हो जाती है। अगर मैं अपने इस वीक की बात करूं तो इस वीक में मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन भी कोई 22,000 का काम किया है। ये 22,000 का काम मैंने किया है। इसमें से फिर वो जो है कट के सारा फूड पांडा का जो भी सिस्टम है उनका काटने का, और जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने फ्री डिलीवरी लगाई हुई है, वो सारा कटने के बाद जो बाकी पैसे होते हैं वो मुझे मिलते हैं। तो ये आपके इसकी कोई ये नहीं आप कह सकते हैं कि आप इतनी ही सेल करेंगे, आपकी इससे ज़्यादा सेल भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। आपके सेल के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, वो जितनी भी हो जाए। अब कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो एक दिन में 12-12, 14-14 हज़ार का काम करते हैं, तो इट्स मीन कि उनकी हाई सेल है, तो उनको प्रॉफिट और उनको जो मतलब अर्निंग होती है वो फिर उसी हिसाब से होती है। अब जो हमारे जैसे रेस्टोरेंट है जिनकी कम अर्निंग है, तो लाजमी बात है हमें कम पैसे मिलते हैं। तो एक अगर मैं आपको रफली अंदाज़ा बताऊँ ना, तो आप 35-40,000, 50-60,000 इस तरह से आप पर मंथ कमा सकते हैं, अगर आप कम भी ऑर्डर आपको आ रहे हैं या आपके ऑर्डर्स की तादाद कम भी है। 30-35-40 इतना तो आपके पास आता ही है, ये तो मस्ट है। ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं और आपके ऑर्डर्स की अमाउंट कितनी बन रही है। वो आप अगर आप डेली भी अपनी काउंट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा आपको आइडिया मैंने दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई हम हर महीने इतना ही कमाएंगे या हर वीक इतना ही कमाएंगे। कुछ वीक ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मैंने खुद 28,000 30,000 भी कमाया है, जो कि मुझे मिला है। यानी इस तरह से भी हुआ है, 24,000 भी मैंने कमाया है, 20 भी कमाती हूँ, 10 भी आता है, कभी 7 भी आता है, कभी 8 आता है। तो यानी इस तरह से करके आपका होता है कि जितने आपके ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्डर्स का मसला है, लोगों को बहुत ज़्यादा कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्या करें, रेस्टोरेंट नीचे शो हो रहा है। ये बिल्कुल ये सभी के साथ ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है। मैंने अपना भी रेस्टोरेंट, मैंने जो 1-2 वीडियोस अपने रेस्टोरेंट पे बनाई हैं, जो अपना मेरा फूड पांडा ऐप है, आपने उसमें देखा है कि मेरा रेस्टोरेंट भी बहुत नीचे जाके शो हो रहा होता है। जो रेस्टोरेंट मेरा वर्क नहीं कर रहा वो ऊपर शो हो रहा होता है, और जो वर्क कर रहा है वो बहुत नीचे जाके शो हो रहा है। तो ये सभी रेस्टोरेंट के साथ होता रहता है, और ये ऐसे ही है कि ये आपको कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, कभी मिड में ले आते हैं, कभी आपको। अब इतने रेस्टोरेंट हैं, वो क्या करें, अब सबको तो वो टाइटल में शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए
कुछ कैटेगरीज़ में आपको शो करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। जस्ट आप अपने खाने पे ध्यान दें, अपने मेन्यू पे ध्यान दें। आप कि जो कस्टमर अगर आपसे एक दफ़ा खाना लेता है उसको ऐसा खाना जाना चाहिए कि वो दोबारा ढूंढ के आपके पास आए, या वो आपको अपने फेवरेट्स में रखे, ताकि उसे जब भी ऑर्डर करना है वो आपको करे। तो आपका फोकस जो है वो अपने खाने पे, अपने मेन्यू पे होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो रिज़्क आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। वो चाहे आप आखिरी नंबर पे क्यों ना शो हो रही हो, वो रिस्क आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आप ही को मिलना है। इस बात पे यकीन रखें। परेशान होने की बजाय इन चीज़ों को देखा करें, इस पॉजिटिव सोच के साथ आप काम किया करें कि इंशाल्लाह जो रिज़्क हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें हर हाल में मिलना है। परेशानी ज़रूर होती है जब ऑर्डर्स नहीं आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, मेरे भी यही हाल है। पूरा दिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आता, लेकिन शाम के टाइम पे मुझे कुछ ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं कि जिससे मेरी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो ठीक है अभी मेरा आज का काम। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये काम जिक्र करती हूँ कि भाई मेरा काम, मुझे 4 ऑर्डर आए हैं, 5 ऑर्डर आए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि चलो शुक्र है कि मेरा जो एक टारगेट होता है, मेरा टारगेट 2-3 हज़ार से ऊपर का होता भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे कोई हज़ारों कमाना है या करना है। मेरा यही है कि मेरे घर का सर्कल चले और मुझे वही चाहिए होता है, तो मैं फिर उसी में खुश रहती हूँ। और उतना भी आ जाए तो मुझे होता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कम ना होने से तो कुछ तो आया है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलें, पॉजिटिव वे में सोचा करें, अल्लाह से दुआ किया करें, और इंशाल्लाह वही सब रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, उसी ने देना है। और जो आपके, ये आप अपना पूरा यकीन इस पे रखें कि जो रिस्क आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही मिलना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में बरकत डाले और आप सबको ढेर सारा दे, आपको नवाजे बहुत सारा। अब एक और क्वेश्चन आया जी कि उन्होंने कहा जी कि मैंने रात को, मैं मतलब जैसे लेट, वो 1 बजे तक काम करती हैं और वो कहती हैं कि मेरा 1 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गया हुआ था और मुझे 139 पे एक ऑर्डर आया है, तो वो कैसे आ गया। तो ये हो जाता है, ये क्यों होता है ये भी मैं आपको वजह बता देती हूँ। ये इस वजह से होता है कि जैसे अभी 1-2 पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि मैंने भी जिक्र किया है कि ऑर्डर जो है वो हमारे पोर्टल पे काफ़ी देर पहले आ गया होता है। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर ने प्लेस कर दिए होते हैं, लेकिन वो हमारे तक नहीं आए होते हैं। वो उनको आने में टाइम लग जाता है, राइडर इशू होता है, जो भी इनका इशू, फूड पांडा का इशू होता है, उसकी वजह से वो ऑर्डर जो है ना, जैसे समझिए कि रुका रहता है। और जब वो ऑर्डर, मतलब वो राइडर उसको कोई मिलता है या कुछ ऐसे होता है, तो वो ऑर्डर जो है वो आप तक आ जाता है। अब वो यही होता है कि आपने तो रेस्टोरेंट क्लोज़ कर दिया, आपका रेस्टोरेंट तो क्लोज़ है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो आपको रेस्टोरेंट क्लोज़ होने से पहले आपका उस पर आ गया होता है। ठीक है, यानी वो एक क्यू में आ गया होता है ऑर्डर आपके। बेशक आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाए, अब समटाइम हमें जब एन आखिरी मिनट पे ऑर्डर आता है तो बेशक हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया होता है, लेकिन हम वो ऑर्डर रेडी करके राइडर के हवाले करते हैं, वो हमारा ऑर्डर काउंट होता है। अब आप ये, इसको मैं अगर आप एक छोटी सी मिसाल दूं तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आप रेल कार में जा रहे होते हैं और आप देखते हैं कि एक जगह पे आके जब दूसरी तरफ से भी कोई गाड़ी आनी होती है तो वो एक क्रॉसिंग आ जाती है कि वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। तो जब आप वहाँ रुक जाते हैं, तो जब वो दूसरी तरफ से वो गाड़ी क्रॉस हो जाती है, देन आप चलते हैं। तो समझ लें कि ये ऑर्डर्स का भी यही हिसाब है कि ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट पे आ गया होता है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होता। और जब वो, वही बात है, जब वो राइडर वगैरह सारा उनका साइन हो जाता है, उसके बाद वो हमारी डिवाइस पे वो जो है बीप उसकी बजती है। तो आपके साथ भी यही हुआ है कि वो ऑर्डर पहले से प्लेस हुआ था आपके टाइम ख़त्म होने से पहले, लेकिन उसको आप तक आने में टाइम लगा, तो आपने उसको डिक्लाइन किया। ये आपने गलत किया। आपको चाहिए था कि आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको बना के राइडर के हवाले करते, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है अगर आपके पास आया था तो उसको राइडर भी लगना था। राइडर लगा होगा तो वो आपके पास आया होगा। तो आपने डिक्लाइन किया, तो डिक्लाइन करने पे आपको 200 रुपये पेनल्टी पड़ती है, वो आपको ज़रूर पड़ी होगी। और ये होता है, एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था कि मैं अपनी तरफ से मैंने रेस्टोरेंट क्लोज़ कर दिया हुआ था, यानी मैं बिज़ी पे शायद लगा के और मैं कहीं गई थी, और जब मैं आई थी तो मेरी डिवाइस पे एक ऑर्डर कैंसिल शो हो रहा था। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा भाई हेल्पलाइन पे जाके कि भाई ये मेरी डिवाइस पे ऑर्डर कैंसिल शो हो रहा है, तो ये तो मैंने किया ही नहीं है, यानी मेरा तो डिवाइस उस पर लगी हुई थी।
और मैं घर पे भी नहीं थी और कोई एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं था ऑर्डर, तो ये ऑर्डर आके कैंसिल हुआ हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे ये चीज़ बताई थी कि ये ऑर्डर जो है वो पहले से प्लेस हुआ हुआ था, बेशक आपने उसको क्लोज़ किया था लेकिन वो क्यू में था, तो इस वजह से वो आपकी जो डिवाइस है उस पर लैंड हुआ है, उस पर बीप हुई है और आपने नहीं एक्सेप्ट किया, तो ज़ाहिर बात है वो कैंसिल हो गया। तो ये इस तरह से भी हो जाता है। तो मैं कई दफ़ा होता है कि जब मैं अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करती हूँ, जब मतलब मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है, जैसे मेरा 10:30 बजे का टाइम है तो वो क्लोज़ होता है, तो मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। मैं अपना जो डिवाइस है उसको ऑफ़ नहीं करती हूँ, मैं अपने पास रख लेती हूँ। 5 मिनट वेट करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि शायद कोई इस तरह का ऑर्डर तो नहीं है जो बैग में लगा हुआ। और अभी जैसे मुझे ये नई चीज़ पता लगी है कि भाई जो पोर्टल पे शो होता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो ये जब मुझे अब पता लगी है कि जी पोर्टल पे भी पहले शो हो जाता है ऑर्डर, तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं लास्ट मोमेंट पे जब मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है तो मैं पोर्टल पे जाके अपने ऑर्डर्स में चेक कर लेती हूँ कि कोई ऑर्डर तो नहीं लगा हुआ वहाँ पे। तो जब मैं तसल्ली कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी डिवाइस जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ। तो आपको भी इसी तरह ही करना है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसको प्लीज़ डिक्लाइन ना किया करें, आप ऑर्डर बना के आप राइडर को दें, आप अपना काम करें जो आपने करना है। ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर आपको ऑर्डर भी उठ के बनाना या करना मुश्किल भी होता है, लेकिन इसमें ये है कि फिर आपको पेनल्टी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको ना इसको थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। ऑर्डर आए तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए, आपको जो चीज़ें नहीं हैं उनको अनअवेलेबल करना चाहिए ताकि आपको ऑर्डर डिक्लाइन ना करना पड़े, आपको ऑर्डर कैंसिल ना करना पड़े। क्योंकि उसकी वजह से एक तो ये है कि आपको पेनल्टी भी पड़ती है, फिर आपका एरिया भी श्रिंक करते हैं और फिर आपके जो दूसरे ऑर्डर्स होते हैं उन पे असर पड़ता है। इसलिए कैंसिल करने की कोशिश किया करें कि कम से कम आप कैंसिल करें, बल्कि करें ही नहीं। आपका ऑर्डर कैंसिल आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए, कस्टमर की तरफ से होता है या किसी और वजह से होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से कैंसिल नहीं होना चाहिए। इससे हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है बहुत। और एक किसी ने फरमाइश की है कश्मीरी चिकन कढ़ाई की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अभी बीच बीच में कोशिश करती हूँ क्योंकि रूटीन में वही ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, फिर मैं कभी ऑर्डर्स की वीडियोस बना लेती हूँ, कभी आपके कोई क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियोस बना लेती हूँ, और बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको चले कोई एक आध रेसिपी जो आप लोगों को चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि मैंने आपके साथ वो कबाब वाली रेसिपी शेयर की, वो एक सिस्टर ने लगाई है, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने नमकीन कढ़ाई बनाई है, मुझे ख़ुद उसके ऑर्डर्स आए हैं तो मुझे अच्छा लगा है। मैंने कहा चलें आजकल टमाटर भी महंगे हैं तो चलो टमाटर वाली कढ़ाई छोड़ के तो मैं ये कढ़ाई बना लूँ, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं डलते हैं, तो वो भी सेल हो रही है। तो इस तरह के आइडियाज़ भी मैं साथ साथ आपको देती रहूँगी कि मैं आप भी उसको करके देख सकती हैं। बाकी हमारा साग कड़ी जो है वो तो चल ही रहा है। अब एक सिस्टर ने मेरी नवासी का नाम है रबीउन नूर, तो मैं उसे अक्सर वीडियोस में आपने देखा है कि मैं उसे बुला रही होती हूँ, तो एक सिस्टर ने लिखा जी ये तो हम रबीउल अव्वल को कहते हैं, तो ये आपकी नवासी का नाम है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी नवासी का नाम है रबीउन नूर। वो नाम इस वजह से है कि रबीउन नूर जो है वो फर्स्ट रबीउल अव्वल को पैदा हुई थी, और उसके जो मेरा जो दामाद है माशाल्लाह से वो हाफ़िज़ कुरान है। और उसकी मतलब एक समझ लें कि एक होता है ना एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, तो उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों को, मतलब एक लगाव है उनके घराने में, मतलब माशाल्लाह सभी 5 वक़्त के नमाजी हैं, उनके बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक। उनके घर में कोई महफ़िल होती है, उन्हें किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो माशाल्लाह से ख़ुद ही सब नातें भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। मेरी रबीउन नूर माशाल्लाह से इस उम्र में इतनी अच्छी नातें और दुरूद सलाम सब पढ़ रही होती है, उसकी दादों उसको सिखाती हैं ये सारी चीज़ें। तो उनका एक माहौल इस किस्म का है। तो उसके जहन में थोड़ा सा ये था, जब ये अभी पैदा नहीं हुई थी तो उसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो तब पैदा हो, मतलब रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हो। तो आप यकीन करेंगे कि मेरी बेटी को डॉक्टर ने डेट जो दी हुई थी वो 12-15 दिन पहले की थी, जो डॉक्टर ने डेट दी हुई थी उसको। और वो मतलब बेचारी जाती थी हॉस्पिटल, फिर आ जाती थी, डॉक्टर कहते थे अभी टाइम है, फिर जाती थी। हालांकि एक डॉक्टर आपको पता है डेट दे देते हैं, उस डेट से थोड़ा बहुत ही आगे पीछे कुछ होता है, अदरवाइज़ तो हो ही जाते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी होती है वो तो आप यकीन करें कि इसी तरह 10-12 दिन गुजर गए और हम लोग परेशान कि यार ये क्या हो गया है। बेचारी जाती है हॉस्पिटल, वापस आ जाती है,
और जब रबीउन नूर हुई थी, आप यकीन करें कि वो फ़र्स्ट रबीउल अव्वल थी, यानी उस वक़्त स्टार्ट होनी थी। जब वो फ़र्स्ट रबीउल अव्वल स्टार्ट हुई है, दैन रबीउन नूर जो है वो पैदा हुई थी। और उसके वालिद की खुशी जो थी वो देखने वाली थी। उस वक़्त बेटी की खुशी तो थी, लेकिन उसको ये बड़ी खुशी हुई थी कि जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है और मेरी बेटी जो है वो इतने बाबरकत महीने की स्टार्टिंग में पैदा हुई है। तो देन उसने ये डिसाइड किया था कि मैं इसका नाम भी इसी निस्बत से रखूँगा। तो इसलिए उसने उसका नाम रबीउन नूर रखा है। रबीउन नूर मीन्स कि रब का नूर, उसके नाम का मीनिंग्स ये है। रबीउल अव्वल तो वो है हमारे लिए बाबरकत महीना है, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। लेकिन ये है कि उसके नाम के पीछे जो वजह है वो ये है। ये थी जी कि रबीउन नूर के नाम की कहानी, कि उसका नाम जो है वो रबीउन नूर क्यों है और रबीउन नूर का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया। माशाल्लाह से बहुत समझदार बच्ची है हमारी। और किसी दिन में वो असल में शर्मा जाती है, वरना वो नॉर्मली पढ़ रही होती है। इतना मज़े का वो कुरान पढ़ती है, मतलब सूरतें वगैरह पढ़ती है, नातें पढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी ने 112 हिफ्ज़ किया है, उसके हस्बैंड ने उसको करवाया। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे जो है दामाद मुझे दिए हैं। मेरे दोनों दामाद माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह छोटा भी है, वो भी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है, वो भी नमाजी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा भी है, सारा कुछ है। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो आपको इस तरह से नवाज देता है। तो ये छोटी सी मेरी बात थी। और अब इसके बाद किसी ने एक ने क्वेश्चन किया था कि जी वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं। तो उसके लिए वो कह रही थी कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है ये वो। तो मैंने, मेरा ख़्याल है उन्हें जवाब दे दिया था कि मुझे भी बनाना नहीं आता चैनल वगैरह के कैसे बनाते हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, या इसमें क्या चीज़ें होती हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे मेरे कज़न ने बना के दिया था, उन्होंने बना के मुझे इसका आईडी पासवर्ड भेज दिया था जी कि ये आपका चैनल है, ये लो आप इस पर काम करो। तो मैं बस इस पर काम कर रही हूँ। और अभी जो सारी सेटिंग्स होती हैं वो महर मुझे करके दे रही होती है। वो मैं कहीं भी कोई होता है तो मैं, जैसे मेरा मोनेटाइजेशन का भी हुआ था तो वो मैंने अरू को ही कहा था कि बेटा ये देखो इसको कैसे करना है। और वो सारी सेटिंग जो भी कुछ उनकी तरफ से आती हैं मेल्स वगैरह, वो सारी मैं अरू को ही फॉरवर्ड करती हूँ और वही फिर देखती है, क्योंकि उसके पास भी मैंने उसको अपना पासवर्ड वगैरह दिया हुआ है। तो वो अपने घर पे ही अपने लैपटॉप पे खोल के जो भी सेटिंग जो भी कुछ करना होता है वो कर रही होती है। मैं जस्ट ये वीडियो बनाती हूँ और बग़ैर एडिटिंग के, बग़ैर किसी चीज़ों के आपके सामने डाल देती हूँ। आपने देखा ही है कि मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती है। मैंने अभी उससे उस दिन आई थी, थोड़ा सा कट करना सीखा है कि वीडियोस को कट कैसे करते हैं। मैंने कहा बाज़ दफ़ा मेरी वीडियोस में मतलब मैं काम जब कर रही होती हूँ तो लंबी लंबी खाली वीडियो बन रही होती हैं, तो वो मैं चाह रही होती हूँ कि मैं काट दूँ। तो वो मुझे वो उस दिन सिखा के गई है कि इसको कैसे करना है, लेकिन अभी तक मैंने उसको किया नहीं है। करते हुए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं है। मैं जैसे आपको अपनी वीडियोस में बताया अपनी यूट्यूब की जर्नी में कि मैं जस्ट एज़ अ फ़न के लिए मैं ये करती थी, वीडियोस बना के अपलोड करती थी। बच्चों की वीडियोस के पीछे पिक्चर्स लगा के उनको अपलोड कर देना, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपने बेटे के जो सॉन्ग वगैरह हैं, अभी और काफ़ी सारे उसके सॉन्ग मेरे पास हैं सॉरी, जिसको कि मैंने एडिट करके, उसको एडिट मीन्स कि उसके पीछे मैंने विजुअल लगा के और उसके सॉन्ग को मैंने यूट्यूब पे ऐड किया था। तो बस मैं इस तरह के छोटे छोटे से काम कर लेती हूँ और इस तरह की मुझे डिटेल पता नहीं है। अगर मुझे पता होंगी तो मैं वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैं बाकी सारी अपनी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई और इससे रिलेटेड कोई छोटे मोटे कोई सवाल हों तो वो भी मैं अपनी बेटी से पूछ के भी आपको जवाब दे सकती हूँ कि कैसे करना है। मेरी बड़ी बेटी है वो भी कर लेती है। वो फेसबुक पेज मेरा, यानी फ़ेसबुक का पेज है या ये जो इंस्टाग्राम है, ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं ख़ुद नहीं बनाई, मैंने बनाई नहीं है, बना के मुझे वो लोग दे देती हैं। आगे फिर मैं उनको यूज़ करती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती वो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि बेटा इसको कैसे करना है, ये यहाँ कैसे लगानी है, ये कैसे करना है। अभी मुझे किसी शौक़ चढ़ा है टिकटॉक का, तो अभी मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाया है अपना। तो मैं सोच रही थी उस पर भी, उस पर मुझे हो रहा है कि मैं अपने बच्चों की जो वीडियोज़ है ना वो डाला करूँ, उन पर कोई उनकी शरारतों की या इस तरह की। तो वो दो तीन दिन मैंने उसको किया है, उसको डाउनलोड वीडियोस की हैं, लेकिन उसके बाद मैं ख़ुद भी, मुझे पसंद ही नहीं है टिकटॉक, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कभी भी देखती ही नहीं हूँ टिकटॉक, ख़ुद मैं कभी नहीं देखती।
मेरे मोबाइल में भी नहीं था, लेकिन अभी मैंने 2-4 दिन हुए हैं वो भी उसको भी डाउनलोड किया है। और बस फिर वही बात है, कोई ना कोई मसरूफ़ियत मैं अपने लिए ढूंढ रही होती हूँ कि मैं कोई शुगल इस तरह का कर लूँ जो टाइम मिले तो मैं अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूँ, तो बस मैं इस तरह के काम करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी इनकी अलफ़ बे बिल्कुल नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। अल्लाह तवक्कल ही चल जाए तो चल जाए। तो इंशाल्लाह ये तो थे आपकी आज तक के क्वेश्चन। इंशाल्लाह कोई और क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ फिर मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।